ये वीडियो अफ्रीकी देश नाइजीरिया में अमरीकी बमबारी का है। क्रिसमस के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में बमबारी क्यों करवाई? ट्रंप का तर्क है कि हम आईएसआईएस के कचरे को साफ कर रहे हैं। वे लोग नाइजीरिया में ईसाइयों को मार रहे थे। ट्रंप पिछले 2 महीने से यही रट लगा रहे थे, धमकी दे रहे थे। नाइजीरियाई सरकार इस आरोप से इनकार कर रही थी, लेकिन बमबारी के बाद पता चला कि हमला नाइजीरिया की मर्जी के खिलाफ नहीं बल्कि उनकी रजामंदी से किया गया। ऐसा कैसे हुआ? और ट्रंप ने जिन आतंकियों को मैरी क्रिसमस कहा उन्हें मारने के बाद वो किस गुट से आते हैं, आज समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Vari Solar and Sensodent K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। Sensodent toothpaste for sensitive teeth. नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा एक देश जिसकी दक्षिणी सीमा गिनी की खाड़ी से लगती है। पड़ोसियों में बेनिन, चाड, कैमरून और नाइजर का नाम आता है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी आबादी इसी देश में बसती है। इसी नाइजीरिया में क्रिसमस के दिन अमेरिका ने एक मिसाइल दागी। निशाने पर था एक आतंकी गुट और उसके कुछ लड़ाके। कौन सा गुट, कौन से लड़ाके और ये आतंकी वहां कर क्या रहे हैं? नाइजीरिया के नक्शे को देखिए। देश आपको 2 हिस्सों में बंटा दिख रहा है, उत्तर और दक्षिण। कुछ ऐसा ही बंटवारा आस्था और पैसे का भी है। देश में 2 धर्मों का दबदबा है। लगभग 53% आबादी इस्लाम और 46% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ज्यादातर मुसलमान उत्तर में बसते हैं और ज्यादातर ईसाई दक्षिण में। दिक्कत यह है कि देश का ज्यादातर पैसा दक्षिण कमाता है। दक्षिण में तेल ही तेल है, तेल के कुएं हैं, जिसके निर्यात से वहां की कमाई हमेशा से ज्यादा रही है। बड़े शहर भी दक्षिण में ही हैं। दूसरी तरफ उत्तर में साहेल का इलाका है, सूखा है, खेती बाड़ी वाला है, वहाँ गरीबी है, लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा उत्तर में है। इसलिए ऐतिहासिक रूप से सत्ता की गद्दी इन्हीं के पास रही है। अब गरीबी का हाल देखिए। यह है उत्तरी नाइजीरिया में बसा सोकोटो राज्य, नाइजर की सीमा से लगा हुआ, वही जगह जहां अमेरिका ने हमला किया, जहां मिसाइलें दागी। सोकोटो में 90% से ज्यादा लोग भीषण गरीबी में जी रहे हैं। यानी 10 में से 9 लोगों के पास बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं। हताशा का स्तर ऐसा है कि विचारधारा की जरूरत नहीं पड़ती, हल्की सी चिंगारी भी काफी है। कहानी में एक पेंच है। ये उत्तर का इलाका हमेशा से कंगाल नहीं था। यहाँ पर कभी अफ्रीका का सबसे शानदार साम्राज्य हुआ करता था। इसे सोकोटो कैलिफेट यानी सोकोटो खिलाफत कहा जाता था। ये इल्म का मरकज था, व्यापार का अड्डा था। लेकिन 1903 में अंग्रेज आए और उन्होंने इस साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। फिर 1960 में नाइजीरिया को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई। लेकिन जब इतिहास का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना हो तो टाइमलाइन से क्या ही फ़र्क पड़ता है। 2000 के दशक में ऐसा ही हुआ। इस दशक में उत्तरी नाइजीरिया का इतिहास और वर्तमान आपस में टकराया और जन्म हुआ एक राक्षस का नाम बोको हराम। 2002 में एक इस्लामी संगठन के तौर पर बोको हराम अस्तित्व में आया। बोको अंग्रेजी भाषा के बुक का अपभ्रंश है। बोको हराम का मतलब हुआ पश्चिमी तालीम हराम है। इस गुट के संस्थापक मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमने अल्लाह का कानून छोड़कर अंग्रेज़ों के तरीक़े अपना लिए। पुराने साम्राज्य को वापस लाना ही इस समस्या का हल है। पुराने साम्राज्य को वापस लाकर ही बात बनेगी। खिलाफत की स्थापना फिर से करनी होगी, तभी गरीबी का हल मिलेगा। 2009 में इसी मकसद से उसने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। जवाब में सरकार ने उसी बरस उसे मार गिरा दिया। उन्हें लगा नेता को मारने से बोको हराम मर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। यूसुफ की मौत ने एक साइकोपैथ को पैदा कर दिया। गद्दी संभाली अबू बकर शेकाऊ ने। यह आदमी ज्यादा बर्बर निकला। इसके आतंकी गांवों में घुसते, लूटपाट मचाते। जो बुजुर्ग थे या जवान थे उन्हें वहीं गोली मार देते थे। असली निशाना होते थे बच्चे और औरतें। बची हुई औरतों और बच्चियों को ये अपने साथ ले जाते थे। उनका इस्तेमाल सेक्स स्लेव के तौर पर किया जाता था। उनकी बोली लगती थी। जो छोटे बच्चे थे उन्हें ये आने वाले कल का आतंकी बनाते थे, सुसाइड बॉम्बर। 2015 में बोको हराम के अबू बकर शेकाऊ ने सीरिया में बैठे आईएसआईएस के खलीफा बगदादी को अपना बॉस मान लिया। आईएसआईएस की विलायत यानी प्रांत बना। अरबी में इसे कहते हैं विलायत गर्ब अफ्रीकिया यानी वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। हालांकि बाद में बात बिगड़ गई। आईएसआईएस वालों को शेकाऊ का काम करने का तरीका पसंद नहीं आया।
शिकाऊ आम मुसलमानों को भी मारता था, उसका काम करने का तरीका वहशियाना था। ये आईएसआईएस को मंजूर नहीं था, इसलिए उसने 2016 में शिकाऊ को निकाल दिया और अबू मुसाब अल बरनावी को नया गवर्नर बनाया। यहीं से यह संगठन दो फाड़ हो गया, दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ रह गया शिकाऊ का पुराना बोको हराम जो आज भी जंगलों में छुपकर लूटपाट करता है, दूसरी तरफ बना ISWA यानी इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। ये ज़्यादा प्रोफेशनल है और ज़्यादा खतरनाक भी है। लेकिन ये प्रोविंस क्या है? बगदादी ने 2014 में खलीफा बनने के बाद दुनिया भर में अपनी दुकानें खोलनी शुरू की। इन्हें विलायत कहा जाता है। सबसे पहले देखिए, ISIS खुरासान प्रोविंस यानी ISKP ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक्टिव है। फिर आता है ISWA जिसकी कहानी हमने आपको समझाई यानी वेस्ट अफ्रीका। इसके अलावा ISIS साहेल भी है, ये माली और नाइजर के रेगिस्तान में सक्रिय है। अमेरिका ने सोकोटो पर जो हमला किया उसका कनेक्शन इसी ISIS की साहेल ब्रांच से है। ये नाइजर की पश्चिमी सीमा पर एक्टिव है और नाइजीरिया में घुसपैठ करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सबसे ट्रंप को मतलब क्या है और ईसाई समुदाय वाला एंगल कैसे जुड़ता है? ट्रंप ने जो कहा कि ये लोग ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं, वो कैसे इस कहानी से जुड़ता है? 25 दिसंबर को जो हुआ उसे आप अचानक नाइजीरिया की ईसाई आबादी को मिले गिफ्ट की तरह नहीं समझ सकते। कैसे समझें? ट्रंप प्रशासन पिछले कई महीनों से नाइजीरिया की गर्दन दबाने में लगा हुआ था। अक्टूबर 2025 में अमेरिका के विदेश विभाग ने नाइजीरिया पर एक ठप्पा लगा दिया, CPC का ठप्पा यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इसका मतलब था कि नाइजीरिया में धार्मिक आज़ादी खतरे में है, यानी अमेरिका के मुताबिक नाइजीरिया में धार्मिक आबादी खतरे में है। फिर 1 नवंबर को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नाइजीरिया की सरकार ने अगर ईसाइयों का कत्लेआम नहीं रोका तो हम अपनी बंदूकें लेकर वहां घुस जाएंगे, गन्स ब्लेजिंग। इसके बाद उन्होंने नाइजीरियाई अफसरों के वीज़ा पर रोक लगा दी थी। फिर ट्रंप ने जनवरी में नाइजीरिया की आर्थिक नब्ज दबा दी। 90 दिनों के लिए सारी विदेशी मदद रोक दी। नाइजीरिया की स्वास्थ्य व्यवस्था अमेरिका के पैसों पर ही सांस लेती है, खासतौर पर HIV और मलेरिया की दवाइयाँ। इस रोग का असर ये हुआ कि 83% अमेरिकी मदद वाले प्रोग्राम्स ठप हो गए। लाखों मरीजों पर इसका असर पड़ रहा था। नाइजीरिया की सरकार घुटनों पर आ गई। दिसंबर में दोनों देशों की एक डील हुई $2 अरब की। इसमें भी एक शर्त थी, अमेरिका से पैसा मिलेगा लेकिन वो पैसा ईसाई संस्थाओं के अस्पतालों को पहले दिया जाएगा। नाइजीरिया की सरकार ने ट्रंप के आरोपों पर क्या कहा? जब दुनिया की महाशक्ति आपको कटघरे में खड़ा कर दे तो आपके पास रास्ते तो कम ही बचते हैं। इसके बावजूद नाइजीरिया ने पहले तो साफ इनकार किया। 19 दिसंबर को नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था। कहा था कि देखिए साहब, आप गलत समझ रहे हैं। आतंकी किसी एक मजहब के दुश्मन नहीं होते, चाहे मारने वाला ईसाई हो या मुसलमान। आतंकी हमला हमारे देश के मूल्यों पर हमला है, इसे मजहबी रंग मत दीजिए। इसके पहले राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने भी नवंबर में कहा था कि नाइजीरिया को धार्मिक रूप से असहिष्णु कहना गलत है, ये हमारी हकीकत नहीं है। उनका कहना था कि उनकी सरकार हर नागरिक की धार्मिक आज़ादी की रक्षा कर रही है। लेकिन उनकी ये सफाई वॉशिंगटन के शोर में दब गई। ट्रंप ने अपना फैसला सुना दिया था और मिसाइलों ने उस फैसले पर मुहर लगा दी। 25 दिसंबर को हमला हुआ। लेकिन सच क्या है? क्या आतंकी वाकई खास तौर पर ईसाइयों को निशाना बना रहे थे? और क्या नाइजीरिया की सरकार इसे रोक नहीं पा रही थी? क्या वो अपना पूरा दम नहीं लगा रही थी? सच क्या है? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट देखिए, उसमें लिखा है कि सच ये है कि ये मुल्क एक लंबे अरसे से बारूद के ढेर पर बैठा है। बोको हराम उन सबको मारता है जिसे वो अपने जैसा मुसलमान नहीं मानता। फिर चाहे वो ईसाई हो या मुसलमान, उनका एक ही नियम है, या तो हमारे साथ आ जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। आंकड़े देखिए, साल 2025 में नाइजीरिया में 12,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की साल 2024 की रिपोर्ट कहती है कि नाइजीरिया में हिंसा का शिकार सिर्फ ईसाई नहीं है, बड़ी तादाद में मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। तो फिर ट्रंप का गेम प्लान क्या है? उन्होंने ये बमबारी क्यों करवाई? जानकारों से समझते हैं। यह दावा देखा जाए तो आंशिक रूप से सही भी है क्योंकि बोको हराम और ISIS ने नाइजीरिया में कई चर्चों, ईसाई गांवों पर हमले किए हैं। लेकिन आतंकी केवल ईसाइयों को ही टारगेट नहीं करते हैं, वो तो जो भी उनके रास्ते में है, चाहे वो लाइक शिया मुसलमान है, शिया समुदाय के, और उनसे जो सहमत नहीं है, उनको जो मान नहीं रहे हैं, उनके ऊपर भी हमले करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो हाल ही में बोर्नो राज्य में जो ये मस्जिद में हमला हुआ उसी का परिणाम है, ठीक है। और ये अगर ऐसे देखेंगे तो ट्रंप ने जो बमबारी की है, तो जो अमेरिका का ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का चल रहा है, जो कि 9/11 के बाद से शुरू हुई कार्रवाई है, और हाल ही में ये युद्ध पोत पर हमले के बाद और तेज हो गई है। सो ये एक तरीके से देखा जाए तो उसका ही हिस्सा मान सकते हैं, या उसका ही आगे का प्रारूप समझ सकते हैं। और मुख्य मकसद इसका आतंकवाद को
कुचलना और जो ग्लोबल बैलेंस है उसको बनाए रखना और अमेरिकी हितों की रक्षा करना भी है। हमने जानकारों से ये भी पूछा कि नाइजीरिया की सरकार ने अपना रुख क्यों बदल लिया। शुरू में उन्होंने ट्रंप के दावे को गलत ठहराया था, लेकिन जब बमबारी के बाद खबर मिली तो पता चला कि वो अमेरिका को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहे थे। दोनों देशों ने साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया। इसके पीछे नाइजीरिया की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, नाइजीरिया की सरकार ने ट्रंप के आगे झुकना इसलिए चुना क्योंकि शुरुआत में ट्रंप के दावों को खारिज करने के बावजूद वो अमेरिका की एक तरफा सैन्य कार्रवाई से बचना चाहते थे। देखेंगे तो स्ट्रैटेजी ये थी कि खुद को आईएसआईएस को खत्म करने में अमेरिका की मदद करना, लेकिन अपनी जो उसका जो एक संप्रभुता है उसको भी बचाए रखना। मतलब ट्रंप को अकेले घुसने नहीं देना, अपने को भी साथ में उसमें लाना। हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। साल 2001, एक तरफ रूस के नए नए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरी तरफ अमेरिका के नए कमांडर इन चीफ जॉर्ज डब्ल्यू बुश। पहली मुलाकात, दुनिया उम्मीद लगाकर बैठी थी कि कोल्ड वॉर के बाद अब दोस्ती की नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, लेकिन बातचीत घूम फिर कर जा टिकी पाकिस्तान पर। पुतिन ने बुश से साफ कहा, पाकिस्तान असल में लोकतंत्र नहीं है, वो एक सैन्य हुंटा ही है जिसके हाथ में परमाणु हथियार है, और इसके बावजूद पश्चिमी दुनिया उस पर सवाल नहीं उठाती। दोनों नेताओं को डर था कि अगर हालात बिगड़े तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गलत हाथों में जा सकती है। आज ये सब कोई अनुमान नहीं बल्कि दस्तावेजों में दर्ज हकीकत है। 2001 से 2008 के बीच पुतिन बुश की बातचीत के डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड अब सामने आ गए हैं। ये दस्तावेज नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जारी किए हैं। इन दस्तावेजों में एक नाम बार बार उभर कर आता है, AQ खान नेटवर्क। वही नेटवर्क जिस पर आरोप लगा कि ईरान और उत्तर कोरिया एक परमाणु तकनीक पहुंचाई गई उन तक। मतलब साफ था, डर सिर्फ बम का नहीं था, डर था उसके फैलने का। उस दौर में पाकिस्तान की सत्ता परवेज मुशर्रफ के हाथों में थी। 9/11 के बाद अमेरिका और रूस दोनों आतंकवाद के खिलाफ उसी पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन पर्दे के पीछे भरोसा अधूरा था, भरोसा डगमगा रहा था। न्यूक्लियर पॉलिसी पर शक था और कंट्रोल सिस्टम पर सवाल। दिलचस्प बात यह है कि उसी बातचीत में बुश कहते हैं, रूस हमारा दुश्मन नहीं है, वो पश्चिम का हिस्सा है। बुश ने बाद में यह भी कहा कि उन्होंने पुतिन को करीब से समझा और उन्हें भरोसेमंद पाया। यानी शुरुआत में तस्वीर कुछ ऐसी थी, आतंकवाद के खिलाफ साथ, न्यूक्लियर अप्रसार पर साझेदारी और एक दूसरे के लिए सम्मान। लेकिन वक्त बदला, इराक युद्ध आया, नेटो का विस्तार हुआ, मिसाइल डिफेंस की दीवारें खड़ी हुई और धीरे धीरे मॉस्को और वाशिंगटन के बीच वो भरोसा दरकने लगा। और अब की स्थिति से तो आप वाकिफ़ ही हैं। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां मैमन सिंह जिले के भालुका इलाके में छापेमारी के दौरान हुई। ढाका ट्रिब्यून, बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों पर आरोप है कि वे दीपू दास पर नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहे थे। अब तक इस केस में कुल 18 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। अब मामला क्या था? 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय सड़कों पर उतर आया, न्याय की मांग हुई। दूसरी तरफ छात्र नेता उस्मान हादी के इनकलाब मंचो संगठन पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन कर रहा है। कह रहा है कि हादी के हत्यारों को अब तक सजा नहीं मिली। इन प्रदर्शनों की तस्वीरों में सड़कों को जाम करते लोग दिख रहे हैं। हिंसा की गूंज भारत तक पहुंच चुकी है। दीपू चंद्र दास के अलावा अमृत मंडल नाम के युवक की भी हत्या हुई थी, जिसे राजबड़ी जिले में पीट कर मार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर जबरन वसूली के आरोप थे। हत्या के बाद भारत में विरोध शुरू हो गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेशी मिशनों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।